Yesterday, I taught you 7 figures of speech. Today, I shall continue with the definition of all these 7 figures of speech, as you have to write the definitions with examples in your examinations. 1. Simile. The definition is, in a simile, a comparison is made between two objects of different kinds which have at least one point in common. And words of comparison. In Hindi you can see here, एक उपमा में तुलना की जाती है दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में जिनमें कम से कम एक गुण समान होता है. एंड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक, सो एंड एज आर यूज्ड. इसमें कुछ शब्द हैं जैसे लाइक, सो और एज का प्रयोग होता है. So many examples are given here as life is like a dream, I wander lonely as a cloud, so and so. So you have to learn the definition of simile. Now, the second figures of speech here is metaphor. The definition is given, a metaphor is an implied simile. Metaphor यानी रूपक एक अव्यक्त उपमा होती है in which two objects of comparison are identified, जिसमें दो वस्तुएं होती है जिनके बीच में तुलना की जाती है. and words of comparison so as and like are not used. बस यही डिफरेंस है सिमिली और मेटाफर में कि इसमें so like as नहीं आता मेटाफर में. एग्जाम्पल, लाइफ इज ए ड्रीम, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, The news was a dagger to his heart. ये सभी एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि इनमें कंपैरिजन हुई है दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में, लेकिन कहीं भी सो लाइक या एज का यूज नहीं हुआ है. तो यू हैव टू रीड आउट ऑल दीज एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर. नाउ कम टू द थर्ड फिगर स्पीच, दैट इज personification. Definition is given, it is a figures of speech in which lifeless objects and abstract ideas are thought of as living being. यह जो अलंकार है इसमें निर्जीव वस्तुएं और विचारों को सजीव मान लिया जाता है. एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर एज आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स. मृत्यु ने राजाओं के ऊपर अपने बर्फीले हाथ रखे, ठंडे हाथ रखे. इन द सेम वे सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है. तो अंधापन ये व्यक्ति की विशेषता होती है. गया है प्यार को का मानवीकरण किया गया है. एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है. एंड अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस. तो इन दिस वे देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स गिवन. यू हैव टू रीड ऑल दीज एग्जांपल्स. फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज apostrophe. And definition is given, an apostrophe is a direct address to the dead, to the absent or to a personified object or idea. अपॉस्ट्रोफी वह अलंकार है जिसमें मरे हुए व्यक्ति को, अनुपस्थित व्यक्ति को या मानवीकृत किसी विचार या वस्तु को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाता है. दिस फिगर स्पीच इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन. ये एक विशेष रूप होता है पर्सोनिफिकेशन का. यानी पर्सोनिफिकेशन होने के बाद अगर उसको एड्रेस भी कर दिया जाता है तो इसमें अपॉस्ट्रोफी होता है. As example is given, O death, where is thy sting? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? और मिल्टन, thou should be living at this hour. हे मिल्टन, तुझे इस समय भी जीवित होना चाहिए था. और O grave, where is thy victory? हे कब्र, तेरी जीत कहाँ है? तो in this way you are watching here so many examples. Now the fifth figure of speech is hyperbole. Hyperbole is that figure speech in which the things are represented as greater or less, better or worse than they actually are. जो वस्तुएं होती हैं उनको या तो बहुत ज्यादा बढ़ाकर या बहुत ज्यादा घटाकर दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा बुरा दिखाया जाता है जिस तरह की वो वास्तविक रूप में होती है. एज एग्जाम्पल इज गिवन, दियर चीफ वॉज माउंटेन हाई. उनका जो बोस था, जो चीफ था, वो पर्वत जितना ऊंचा था. तो कितनी बातों को बढ़ाकर इसमें बताया जा रहा है. एंड
The second example is, why man if the rivers were dry, क्यों व्यक्ति अगर नदियां सूख जाएं, I am able to fill it with tears, तो मैं इसको आंसू से भरने में समर्थ हूं। तो ये चीज बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। ओके, नाउ कम टू द सिक्स्थ फिगर स्पीच, दैट इज ऑक्सीमोरॉन, एंड डेफिनेशन इज गिवन। An oxymoron is a figure of speech in which two opposite ideas are put together. विरोधाभास वह अलंकार है जिसमें दो विरोधी गुण एक साथ दिए जाते हैं, यानी इसमें दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे से के विरोधी होते हैं या विपरीत होते हैं। जैसे लव इज बिटर स्वीट, प्यार एक कटु मिठास है, कड़वा भी कहा जा रहा है और मीठा भी कहा जा रहा है। और सेकंड वन, जेम्स आई वाज द वाइजेस्ट फूल इन इंग्लैंड, जेम्स मैं इंग्लैंड में सबसे बुद्धिमान बेवकूफ था। एंड दिस इज एन ओपन सीक्रेट, तो इन दिस वे, ये मैंने कल भी आपको बताया था, देयर आर 18 एग्जांपल्स इन ऑक्सीमोरॉन हियर। देन कम्स द लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच, दैट इज ओनोमेटोपिया, एंड द डेफिनेशन इज गिवन। इट इज दैट फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच द साउंड ऑफ अ वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग। इस अलंकार में, ध्वनि सूचक अलंकार में, जब किसी शब्द की आवाज से उसके अर्थ का पता चलता हो तो वह ओनोमेटोपिया होता है। एग्जाम्पल, ग्रन ग्रन गोज द हॉग, और आई हर्ड द हमिंग ऑफ बीज, आई बेबल ऑन पेबल्स। दीज आर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। एज हॉग सुअर को कहते हैं, उसकी ये आवाज है, और हमिंग ऑफ बीज ये मधुमक्खी की आवाज है, और पेबल्स कंकड़ को कहते हैं, तो ये उनकी आवाज बेबल होती है। तो इन दिस वे, मोर्निंग ऑफ डव्स, दिस इज ऑल्सो द साउंड ऑफ फाख्ता। इसमें साउंड से वर्ड्स का मीनिंग पता चलता है। तो दीज वर द 7 फिगर्स ऑफ स्पीच। यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ ऑल दीज फिगर्स ऑफ स्पीच, एज देयर विल बी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन definitions and examples. You have to learn at least 2 examples of each figures of speech. Okay, so students, now look at the whiteboard. Here मैंने ये 7 फिगर्स ऑफ स्पीच बोर्ड पर लिखे हैं, और इसमें मैंने अब इनका थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया है। मैंने पहले तो सिमली ही लिखा है, बट सिमली के बाद मैंने हाइपरबोल, फिर अपस्ट्रॉफी, फिर मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन एंड ओनोमेटोपिया का थोड़ा ऑर्डर चेंज करके लिखा है, ताकि इनके पहले लेटर से एक नया वर्ड बन सके। देखिए, मैंने इनको स्क्वायर में पहला लेटर अलग निकाल लिया है, और आप देख रहे हैं कि अगर आप हर इन 7 स्पीच के पहले लेटर को अलग निकाल करके देखेंगे तो ये एक नया वर्ड बन जाता है, शैम्पू। Isn't it so? इस तरह से ये शैम्पू जो शब्द है आपको 7 फिगर्स ऑफ स्पीच के कम से कम नाम तो भूलने नहीं देगा। नाउ, चूंकि एक क्वेश्चन में और आता है, सम सेंटेंसेस दिए जाते हैं टू पॉइंट आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू know the meaning of these sentences, then it becomes easy for you to find out figures of speech. But still, if you are unable to find the meaning of these sentences, so there is one way, a clue. आप देखिए, अगर किसी सेंटेंस में ये 3 वर्ड्स so, like या as नजर आ जाएं, तो आप उसमें बिना हेजिटेशन सिंपली लिख सकते हैं। However, there is one exception. मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं जिसमें इनमें से एक वर्ड आया है परंतु वहां पर सिमली नहीं है। लिसन दैट सेंटेंस, एज मेनी फेयरवेल्स एज देयर बी स्टार्स इन द हेवन। इतनी सारी विदाइयां जितना कि आसमान में सितारे। तो एज का यूज होने के बावजूद भी इसमें सिमली नहीं आया है, क्योंकि इसमें जो फोर्स है वो हाइपरबोल की है। बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। किसी को हम इतनी विदाई दे सकते हैं जितनी आसमान में सितारे? नॉट पॉसिबल। सो इसमें बातों को बहुत बढ़ाकर कहा गया है। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये एक एक्सेप्शन है, एज के होने के बावजूद भी इसमें हाइपरबोल है, ना कि सिमली। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में आप इन तीनों वर्ड से फाइंड आउट कर पाएंगे कि किस सेंटेंस में सिमली है या नहीं है। हाइपरबोल में जैसे नाम से ही इसके साउंड निकल रही है, हाई टॉप, यद्यपि
स्पेलिंग डिफरेंट है, हाई इस तरह बनता है, लेकिन इस हाई का मीनिंग होता है बहुत ऊंची ऊंची ऊंची, टॉप मैंने बातें, तो बहुत ऊंची ऊंची अगर आप किसी सेंटेंस में बातें देखते हैं कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जा रही हैं, तो आप उसमें गैस कर पाएंगे कि ये हाइपरबोल है। अपस्ट्रोफी की पहचान इन 3 वर्ड से हो सकती है। अगर किसी सेंटेंस में ओ के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क या दाउ, और ओ संबोधन के लिए यूज किया जाता है, दाउ एंड दाई शेक्सपियरियन इंग्लिश में यूज किया जाता था, अभी इसके लिए यू यूज किया जाता है, तो मोस्टली ये वर्ड्स भी संबोधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जहां पर ये तीनों वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो आप उसमें अपस्ट्रोफी बता सकते हैं। नाउ मेटाफर, as yesterday I told you, unless where comparison is made between two different objects। अब इसके लिए हमें कोई क्लू हमारे पास क्लियर नहीं है, आपको ये देखना है कि दो भिन्न भिन्न वस्तु में तुलना की जा रही है या नहीं। तो मेटाफर तुलना के लिए यूज होगा, इसमें सोलाइक एज का यूज नहीं होता, सिमिली से डिफरेंट है। पर्सोनिफिकेशन, जैसा कि पर्सन से ही जाहिर है कि ऐसे कार्य अगर नॉन लिविंग थिंग्स हैं लेकिन वो पर्सन्स की तरह से यूज किए जा रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं जो पर्सन्स करते हैं, यानी व्यक्ति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मून वेल्ड हर फेस, चांद ने अपने चेहरे पर घूंघट डाला, तो घूंघट व्यक्तियों से जुड़ा हुआ वर्ड है। इन द सेम वे, एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है, तो बैठने का कार्य किसका होता है? इंसानों का। तो एंजाइटी चिंता होती है। तो यहां पे भी हमने देखा कि पर्सन्स वाले वर्क कराए जा रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स या इमोशंस से, हमारी फीलिंग्स से। फॉर एग्जाम्पल, ए लाई हैज नो लेग्स, झूठ के टांग नहीं होती, तो टांग जो वर्ड है वो इंसानों से रिलेटेड है, तो ये पर्सन्स बनाया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स को या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को। ऑक्सीमोरोन, अगर किसी सेंटेंस में आप दो ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिनकी अपोजिट मीनिंग्स हैं, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स, तो ऑक्सीमोरोन। फॉर एग्जाम्पल, ओपन सीक्रेट, रेगुलरली इरेगुलर, आइडियली बिजी, आइडियली आलस्य और बिजी व्यस्तता, तो दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। और बिटर स्वीट, कड़वी मिठास, तो दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। तो ये आपको देखना होगा, उसमें ऑक्सीमोरोन आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ओनोमेटोपिया में क्या होता है? साउंड्स आती है, जो वर्ड है उसकी साउंड भी इसमें दी हुई होती है, जैसे गरण गरण, ये सुअर की आवाज, बहु बहु ऑफ द डॉग, ये डॉग कुत्ते की आवाज, म्यू म्यू ऑफ द कैट, तो कैट आप जानते हैं म्याऊ म्याऊ करती है। इन द सेम वे, मर्मरिंग साउंड ऑफ वाटर, पानी की कलकल की आवाज, एंड हिस ऑफ द स्नैक। ये सब साउंड्स को देख करके आप पहचान लेंगे कि उसके अंदर ओनोमेटोपिया है। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि इसमें आप 6 क्लू आपके लिए बहुत इजी है, जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कौन सा फिगर स्पीच है, जैसे सिमिली और हाइपरबोल और अपस्ट्रोफी, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन, ओनोमेटोपिया। अगर इन 6 क्लू में कोई आपको क्लू नजर नहीं आ रहा है तो निसंदेह उसमें मेटाफर होने की संभावना रहेगी। तो वहां पर अगर आपको मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उसमें फ्लूक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो होता है, तो तुक्के से अगर आप मेटाफर उसमें लिख देते हैं तो उसकी संभावना रहती है कि वो करेक्ट आ